औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम जो है ना ये F3 स्टार्ट करते हैं और चैप्टर 2 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसके पीछे भी एक रीज़न है। चैप्टर 2 से मैं क्यों स्टार्ट करवा रहा हूँ, क्योंकि ताकि आपको एक समझ चले कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्यों बनती हैं, क्या इंपॉर्टेंस होती है उनकी। ठीक है, यानी किस फ्रेमवर्क के तहत बननी चाहिए। पहले FA2 में तो आपने इसके रिलेटेड प्रिंसिपल्स पढ़े, पीछे भी आपने पढ़े, जैसे एक्यूल्स प्रिंसिपल्स, ठीक है, गोइंग कंसर्न्स रिलेटेड हिस्टोरिक कास्ट वगैरह, ये सब आपने पढ़ा है। ठीक है, तो ये नेक्स्ट आगे हम एक और ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे ये आपका जो है ना पूरे ACCA में काम आना है और पूरे पूरे ACCA के सिलेबस में ये आपके साथ अटैच रहना है। ठीक है, तो इसको भी अंडरस्टैंड करना बड़ा ज़रूरी है। तो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, ठीक है, कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो एक कंपनी को ऑपरेट करने के लिए रिक्वायर होते हैं, जो हमारा रिलेटेड जो है ना अकाउंट्स के रिलेटेड है। तो कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस कंपनी के अकाउंट्स को फॉलो करने के लिए, यानी प्रिपेयर करने के लिए ज़रूरी होते हैं। कंपनीज कैसे ऑपरेट करती हैं, कंपनीज को कैसे अकाउंट्स फॉर्म करने हैं, वो सब कुछ हम इधर पढ़ेंगे इस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में। ठीक है, तो ये देखें, मैं सारा ही आपको पूरे चैप्टर्स का ओवरव्यू यहाँ पे ही हो जाएगा। अगर आप सिर्फ इस थ्योरी पे ही कंसिडरेशन करते हैं तो आपका ये चैप्टर यानी 60 to 70% क्लियर हो जाना है। ठीक है, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क यानी रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है, जो लॉ की तरफ से इम्प्लीमेंट होते हैं, बॉडीज की तरफ से इम्प्लीमेंट होते हैं और वो कंपनीज को फॉलो करना पड़ते हैं। ठीक है, किस किस जगह पे ये रूल्स एंड रेगुलेशंस, स्पेसिफिकली कॉर्पोरेट गवर्नेंस और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का आपको नॉलेज है। 4 किस्म की होती हैं और नोट्स टू द अकाउंट्स होते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी एंड स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। ठीक है, लास्ट होता है नोट्स टू द अकाउंट्स, यानी उन अकाउंट्स में अगर कोई बात है जो आप ज़्यादा एलाबोरेट करना चाहते हैं, डिटेल में बताना चाहते हैं, तो वो आप उसके थ्रू बता सकते हैं। ठीक है, तो ये देखें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, नेशनल स्टैंडर्ड्स एंड रेगुलेशन से क्या मुराद है कि कुछ हर कंट्री के अपने नेशनल स्टैंडर्ड्स एंड रेगुलेशंस, लॉज होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं जो वहाँ की कंपनीज फॉलो करती हैं। हर कंट्री का एक अपना कंपनीज एक्ट होता है, तो वो उसके मुताबिक चल रही होती हैं। ये बात यहाँ तक क्लियर। ठीक है, दूसरी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स एंड रेगुलेशंस, ये कौन से होते हैं, ये जो हम ACCA में पढ़ रहे हैं और आगे पढ़ने भी हैं कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हमने फॉलो करने हैं। ठीक है, इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने हैं रिगार्डिंग अकाउंटिंग। अब इसकी जरूरत क्यों है? नेशनल ही हम क्यों कर सकते हैं, तो इंटरनेशनल क्यों करें, इंटरनेशनल की क्यों जरूरत आई? ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन ये राइज होता है, व्हाई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स एंड रेगुलेशन वी हैव टू फॉलो। ठीक है, हम कंट्री पाकिस्तान में रहते हैं तो क्यों ना पाकिस्तान के रूल्स फॉलो करें, इंटरनेशनल क्यों फॉलो करें भाई। ठीक है, मेन थिंग मेन थिंग क्या है, जब इंटरनेशनलाइजेशन आती है बिजनेस में, कंपनीज ग्लोबली एक्सपेंड करती हैं। ठीक है, अब मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, कोको कोला, यूनिलीवर, मैकडोनल्ड्स, ठीक है, अलॉट ऑफ अदर्स अकाउंटिंग फर्म्स हैं जैसा कि। ठीक है, तो ये जो बिजनेसेस होते हैं, मल्टीनेशनल बिजनेसेस जो होते हैं, तो ये अगर एक प्रिंसिपल पाकिस्तान को फॉलो करते हैं, दूसरा इंडिया को फॉलो करते हैं, तीसरा चाइना का, चौथा UK का, एक जर्मनी का, फिर सोचें भाई ये डिसीजन कैसे मेक करेंगे, इनकी तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझ ही नहीं आएगी हमारा प्रॉफिट कितना हुआ है, कोई समझ नहीं आएगी इनको। ठीक है, पाकिस्तान में डिफाइन कर सकेंगे, UK में डिफाइन कर सकेंगे, लेकिन एक जब इनको एक स्ट्रेटेजिक होता है एक बड़े लेवल पर, ठीक है, लॉन्ग टर्म डिसीजन वो नहीं ये कर पाएगी कंपनी। क्यों? क्योंकि इसने लग कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपैरिजन के काबिल ही नहीं होंगी, कोई पता ही नहीं लगेगा इस कंट्री में अलग है इसको। तो अगर ये सब हार्मोनाइजेशन एक टर्म यूज होती है कि सबको मर्ज करना, एक जगह पे हार्मोनी हो, सब एक तरीके से चले। ठीक है,
तो सब कंट्रीज में जिधर जिधर इसकी ब्रांचेज हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो हो रहे हैं, तो हम सब का प्रॉफिट मर्ज कर सकते हैं, क्योंकि सबकी अकाउंटिंग एक वे से हुई हुई है। ठीक है। अगर आप डिफरेंट वे से अकाउंटिंग करेंगे, डिफरेंट प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे, तो नीचे जो रिजल्ट आएगा वो भी डिफरेंट होना है। ठीक है। एक ही इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड यूज करेंगे तो सब जगह एक ही रिजल्ट होना है, तो कंपनीज के लिए डिसीजन मेकिंग करना आसान होगी। अदरवाइज डिसीजन मेकिंग में इतना टाइम लग जाएगा, आपको पाकिस्तान की जो आपने स्टेटमेंट्स बनाई हुई होंगी उनको आपने दोबारा से कन्वर्ट करना है। अगर आप यानी यूके के मुताबिक करना चाहते हैं डिसीजन, या पाकिस्तान के मुताबिक करना चाहते हैं, तो जितनी भी कंट्रीज में आपकी ब्रांचेज हैं, सब के ऊपर पहले आपने पाकिस्तान के प्रिंसिपल लगाने हैं, फिर उनको कन्वर्ट करना है, तो फिर जो है पाकिस्तान की बेसिस पे डिसीजन हो सकेगा। यूके में है तो सब जितने भी कंट्रीज में आपकी ब्रांचेज हैं, सारे के सारे यूके के नेशनल प्रिंसिपल्स लगाने हैं, फिर उसके बाद। ठीक है। तो आईएफआरएस जब लगा हुआ होगा, हर जगह सेम अकाउंटिंग हो रही होगी, तो कोई टेंशन परेशानी नहीं, समझ आई। ठीक है। तो ये मेन कॉन्सेप्ट है। तो फिर कॉर्पोरेट गवर्नेंस दीज आर प्रिंसिपल्स और प्रैक्टिसेस और रूल्स होते हैं, जिनकी वजह से कंपनीज को इंस्ट्रक्ट किया जाता है, डायरेक्ट किया जाता है कि यू हैव टू फॉलो दीज प्रिंसिपल्स टू बेटर परफॉर्मेंस, टू हैव टू कंप्लाई विद द लेजिस्लेशन। ठीक है। ये वो प्रैक्टिसेस, वो प्रिंसिपल्स होते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस, जिसके वे से कंपनीज चल रही होती हैं। कंपनीज की मॉनिटरिंग के लिए, बेहतरी के लिए ये प्रिंसिपल्स होते हैं। ठीक है। ओनरशिप वासी कंट्रोल में पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव्स इसके क्या होते हैं? ओनरशिप वासी कंट्रोल क्या, जो लार्ज कंपनीज होती हैं उनमें ओनरशिप अलग होती है, कंट्रोल अलग होता है। कंट्रोल और ओनरशिप से क्या मुराद? मिसाल के तौर पर एक पब्लिक कंपनी है, मैंने भी शेयर लिए हुए, मालेन ने भी शेयर लिए हुए, निसार ने भी शेयर लिए हुए हैं, सीब ने भी, सब ने, हम सब ने शेयर्स लिए हुए हैं। ठीक है। एक बड़ी कंपनी की बात कर रहे हैं। ठीक है। वो कंपनी कौन सी है? वो कंपनी समझ लें कि टाटा मोटर्स है, या फिर समझ लें को मैकडोनल्ड में हमने शेयर्स लिए हुए हैं। ठीक है। अब हमने शेयर्स लिए हुए हैं, लेकिन हमारी क्या ओनरशिप है? हम उसके मालिक हैं किसी हद तक, 1% या 0 पॉइंट कुछ परसेंट तक ओनर्स हैं हम, लेकिन क्या, दूसरी बात, कंट्रोल हम नहीं कर रहे। कंट्रोल कौन करेगा? कंट्रोल मैनेजमेंट करेगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेगा। ठीक है। उसमें फिर वो कंट्रोल आ जाएगा। अब दूसरी बात, ठीक है, अब देखें हम ही क्यों नहीं कंट्रोल कर सकते? भाई हमारे शेयर्स हैं। ठीक है भाई, आपकी कितनी परसेंटेज? हम सब के शेयर्स मिला के कुछ 0 पॉइंट समथिंग बनते हैं। दुनिया में वो लाखों बंधु ने मैकडोनल्ड के शेयर्स लिए हुए हैं। तो भाई आप बताओ। हाँ, अब हम कहते हैं जी मैकडोनल्ड की ब्रांच इस जगह पे ओपन करनी चाहिए जी, नहीं, मैकडोनल्ड को जो है ना ये प्रोडक्ट सेल करना चाहिए या नहीं? भाई पूछो लाखों बंधु से, हजारों बंधु से, जिन्होंने भी शेयर्स लिए हुए हैं। हाँ जी। मालिन आप बताएं शेयर लेने चाहिए या नहीं? हाँ जी। आप बताएं निसार साहब शेयर लेने चाहिए या नहीं? ठीक है। हर बंदे से पूछते पूछते डिसीजन में इतना टाइम लग जाएगा, फिर बीच में उन बंदों के पास में वैसी क्वालिफिकेशन, वैसी कैपेबिलिटीज भी नहीं होंगी बाद शेयर होल्डर्स के पास। तो ये फिर जो है ना मामला सही नहीं होगा। ठीक है। तो फिर मैनेजमेंट कंट्रोल करती है, जिसके पास एक क्वालिफिकेशन रिलेटेड कैपेबिलिटीज होती हैं, जो डिसीजन मेक करती हैं कंपनीज के रिलेटेड। ठीक है। सब कंपनीज को रन करती हैं। ठीक है। तो ओनरशिप एंड कंट्रोल के लिए तो वहां पे भी बड़े मसले मसाइल आ जाते हैं ओनरशिप एंड कंट्रोल में, जिसकी वजह से हमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ चलना पड़ता है। ठीक है। वो हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव्स। पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव्स आपको बताया कि क्या है, कि जैसा कि समझ लें, अब डायरेक्टर्स और जो मैनेजमेंट होती है, शेयर होल्डर्स और मैनेजमेंट के दरमियान भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। शेयर होल्डर्स को क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? हमें कंपनी की ग्रोथ प्लस हमें अपना प्रॉफिट चाहिए। ये हमारा एंड पर्पस है, बस कंपनी अच्छे तरीके से चले, चलती रहे और हमें हमारा प्रॉफिट मिलता रहे। डायरेक्टर्स का क्या पर्पस हो सकता है? डायरेक्टर का पर्पस भाई साहब, डायरेक्टर्स का पर्पस, मैनेजमेंट का पर्पस, वो भी अपने सेल्फ के लिए कर सकते हैं। जैसा कि डायरेक्टर्स को हम कहते हैं जी बोनस, बोनस आपको मिलेगा कंपनी की अगर ग्रोथ अच्छी हो। डायरेक्टर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अमेंड कर सकते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में वो गड़बड़ कर सकते हैं। ठीक है। क्रिएटिव अकाउंटिंग कर सकते हैं। ठीक है। फॉल्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना सकते हैं, जिसकी वजह से फिगर्स आगे पीछे करके वो ज्यादा प्रॉफिट शो करवा सकते हैं, तो असल में कंपनी को उतना प्रॉफिट शो ही ना हो, सिर्फ अपने बोनस के लिए।
ठीक है। और दूसरा क्या, वो अपनी सैलरीज को इंक्रीज करवा सकते हैं। अगर उनकी 1 लाख है तो वो कहते हैं यार 3 लाख मेरी सैलरी होनी चाहिए, वो अपनी सैलरीज का डिसीजन खुद मेक कर सकते हैं। तो ये तो बड़ा रॉन्ग बात है। वो जब ऐसे काम करेंगे तो किसको लॉस होगा? कंपनी को, शेयर होल्डर्स को लॉस होगा। शेयर होल्डर्स के ऑब्जेक्टिव्स डायरेक्टर्स के, मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव से मैच नहीं करेंगे। ठीक है। तो यही पर्पस होता है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस के प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जाए और इन दोनों के ऑब्जेक्टिव्स को एक दूसरे के साथ अलाइन किया जाए, जो कंपनी के लिए और रेलिवेंट स्टेक होल्डर्स के लिए भी बेस्ट हो। स्टेक होल्डर्स यानी जिन जिन पे भी बिजनेस का इम्पैक्ट होता है उनको बोलते हैं स्टेक होल्डर्स। और शेयर होल्डर्स अलग टर्मिनोलॉजी है। शेयर होल्डर्स से मुराद जो कंपनी में शेयर ओनर्स होते हैं, जो ओनरशिप के होते हैं, जिन्होंने शेयर्स लिए हुए होते हैं। ठीक है। क्लियर है? तो ये अगर यहां तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बहुत ज्यादा आपने क्लियर कर लिया है। इस चैप्टर का 50 to 60% क्लियर कर लिया है। अब ये है कि थोड़ी थोड़ी हमने डिटेल में जाना है। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्यों नेसेसरी होता है? टू इंश्योर नीड्स ऑफ द यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मेट विद बेसिक मिनिमम ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है। कि हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐसी बनानी चाहिए ना, फेयर होनी चाहिए, जो यूजर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक हो। ये ना हो कि बस हम ऐसे ही बनाते जाएं जी। यूजर को उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, यूजर उससे कुछ डिसीजन मेक कर सके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। जैसे मालैन कहती है जी मैंने जो है यूनिलीवर में इन्वेस्ट करना है, जिसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की नहीं समझ आ रही, उन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत खराब बनाई हुई है, कोई रूल एंड रेगुलेशंस फॉलो ही नहीं किया हुआ है। ठीक है। तो वो फिर बड़ी गड़बड़ है। तो टू इंश्योर दैट ऑल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द रेलिवेंट इकोनॉमिक एरिना इज बोथ कंपेरेबल एंड कंसिस्टेंट, जो आप डिफरेंट कंट्रीज के केस में अगर आप ये फॉलो नहीं करेंगे तो नहीं हो सकता। ठीक है। कंपेरेबल एंड कंसिस्टेंट कब होंगे? जब आप सेम काइंड ऑफ प्रिंसिपल्स फॉलो करेंगे। जैसे इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड फॉलो करेंगे तो मस्ट कंपेरेबल एंड कंसिस्टेंट होंगी। गिवन द ग्रोथ इन मल्टीनेशनल कंपनीज। ठीक है। टू इंक्रीज यूजर्स कॉन्फिडेंस, अगर आपका सब कुछ एक के फ्रेमवर्क, तो यूजर्स भी डिसीजन नहीं मेक कर सकते। जैसे देखे, कंपनी एक पाकिस्तान में वो अलग प्रिंसिपल फॉलो कर रही है, यूके में, यूजर तो ये कंफ्यूज हो जाएगा, उस कंपनी के पीछे ही नहीं जाएगा, भाई इनका कुछ पता नहीं चल रहा है, ये क्या कर रहे हैं। ठीक है। तो यूजर्स कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस के बारे में। रेगुलेट द बिहेवियर ऑफ कंपनीज एंड डायरेक्टर्स टुवर्ड्स देयर इन्वेस्टर्स, तो कंपनीज एंड डायरेक्टर्स का बिहेवियर भी इन्वेस्टर्स की तरफ बेहतरीन जाएगा जब वो इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे। ओके। फिर नेशनल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। हर नेशनल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स होते हैं हर अपनी कंट्री के। क्या क्या? नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, हर कंट्री के अपने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं। नेशनल लॉ होता है, जैसे यूके में कंपनीज एक्ट 2006 है, पाकिस्तान में भी कंपनीज एक्ट 1919 है या 2000 कुछ है। ठीक है। तो इसी तरीके से मार्केट रेगुलेशंस, जिस मार्केट में वो ऑपरेट कर रहे होते हैं उस मार्केट के अपने कुछ कवानीन होते हैं। ठीक है। तो सिक्योरिटी एक्सचेंज रूल्स यानी स्टॉक एक्सचेंज रूल्स। ठीक है। स्टॉक हम शेयर्स बाय परचेज के, इसके भी रूल्स होते हैं जो कंपनीज को इम्पैक्ट करते हैं, अकाउंटिंग को इम्पैक्ट करते हैं। ठीक है। ये एग्जांपल लिखी हुई है कि यूके एज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग काउंसिल है, जो यूके में फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स इशू करती है यूके के। तो मेन आइटम ऑफ लेजिस्लेशन अफेक्टिंग बिजनेस इन द यूके कंपनीज एक्ट है। ठीक है। नेशनल लॉ कंपनीज एक्ट है कि कंपनीज को ऐसे ऑपरेट करने। फिर मार्केट रेगुलेशंस, मार्केट के अपने रेगुलेशंस हैं that affect the accountability in the UK, ये भी कुछ हैं। however there are also many other pieces of UK European Union and US legislation, वो भी impact करते हैं companies पे, accounting पे। there are also numerous industry specific regulatory systems that affect। और भी कौन से? जैसे फाइनेंशियल सर्विसेज अथॉरिटी है, मार्केट रेगुलेशंस के कैसे आप मैनेज कर रहे हैं, हुज एम टू अचीव पब्लिक अकाउंटेबिलिटी ऑफ सर्विसेज। फाइनली देयर आर रेगुलेशंस प्रोवाइडेड बाय लंदन स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज की आप कैसे ये स्टॉक एक्सचेंज कर रहे हो वो भी इन्वॉल्व होता है। तो ये सब किस इन्वॉल्व होते हैं ये, तो इन सब को देख के आपको जो है ना अकाउंटिंग करनी पड़ती है, ये सब का इम्पैक्ट होता है अकाउंटिंग पे। IFRS स्टैंडर्ड्स, ये आप इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, जो मैंने आपको बताया। ग्लोबल नेचर, ड्यू टू इंक्रीजिंग ग्लोबल नेचर ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड बिजनेस ऑपरेशन देयर हैज बीन अ मूव टुवर्ड्स द इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग।
ठीक है। अब हमें इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की जरूरत पेश आती है जब बिजनेस जो है डिफरेंट कंट्रीज में ऑपरेट करते हैं। तो हार्मोनाइजेशन, हार्मोनाइजेशन जो आप ऊपर आपको बता चुका हूँ, नेसेसरी टू प्रोवाइड कंसिस्टेंट एंड कंपेरेबल। हार्मोनाइजेशन कैसे आएगी जब सारी कंट्रीज एक ही रूल को फॉलो कर रही होंगी, एक ही के मुताबिक। और ये किसके लिए जरूरी है? मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए भाई, पब्लिक कंपनीज के लिए तो मस्ट है। ठीक है। इफ कंपनीज यूज डिफरेंट मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग देन बिफोर एनी डिसीजन कैन बी मेड अबाउट डिफरेंट एंटिटीज द अकाउंट्स वुड हैव टू बी री रिटन। मैंने कहा ना, जब आपको फिर एक डिसीजन पे आना पड़ेगा तो अकाउंटिंग जो है री रिटन यानी करनी पड़ेगी, आपको दोबारा से अकाउंट्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे, दोबारा से उनको रीट्रांसलेट करना पड़ेगा। ठीक है, जिस एक किसी कंट्री के मुताबिक। तो इससे बेहतर है आप आईएफआरएस जब अप्लाई करेंगे उस कंपनी के लिए तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है हार्मोनाइजेशन। ठीक है, ये बता चुके हो, रीड करना है आपने मस्त। तो ये क्या है, आईएफआरएस स्टैंडर्ड जबरदस्ती नहीं है भाई, किसी भी कंट्री पे किसी भी जगह पे ये नहीं आप इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड फॉलो ही फॉलो करें। ना आईएफआरएस के पास इतनी अथॉरिटी है कि वो ये पूरी दुनिया में ये चीज फॉलो करवा सकती है। किसी के ऊपर किसी की मर्जी नहीं चल सकती। ठीक है, हर कोई आजाद मुल्क है तो हर कोई अपनी मर्जी से ही चल सकता है। ठीक है, लेकिन ये बहुत बेहतरी के लिए और बहुत से कंट्रीज इसको फॉलो कर रहे हैं, तकरीबन हर कंट्री में ही ये फॉलोज हो रहे हैं। लेकिन यूएस में अपना गैप होता है, जीएएपी बोलते हैं, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, वो फॉलो करता है यूएस वाले। तो आईएफआरएस सबसे ग्लोबल जो है ना अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड जो फॉलो हो रहे हैं आईएफआरएस के हो रहे हैं। एज वी विल सी शॉर्टली दे आर डेवलप्ड बाय एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन बनाती है। देखिए ये किधर किधर फॉलो हो रहे हैं वर्ल्ड में, ये रीड करना है। तो देखें ये इंटरनेशनल रेगुलेटरी सिस्टम जो है स्ट्रक्चर कौन बनाता है? आईएफआरएस को, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, आईएफआरएस फाउंडेशन है, फिर आईएएसबी है, इंटरनेट आईएफ आईसी है, कमेटी है, इंटरनेशनल कमेटी, और ये एडवाइजरी काउंसिल है। आईएफआरएस फाउंडेशन का काम क्या है? जो इस सारी बॉडी को फंडिंग करती है ना, वो आईएफआरएस फाउंडेशन करती है। ठीक है, तो ये जो है प्रमोट करती है कि स्टैंडर्ड्स का सिस्टम बेहतरीन हो। फिर जो है ये दुनिया में डिफरेंट कंट्रीज के स्टैंडर्ड सेटर्स के साथ मीटिंग्स करती हैं कि आपका इस पे क्या राय है, ऐसे क्या है। ठीक है, फिर आईएएसबी, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, ये इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है जो ये स्टैंडर्ड्स इशू करता है। ठीक है, अब स्टैंडर्ड्स इशू कैसे होता है? जैसे मैंने आपको पीछे भी शायद एग्जांपल दी है, जैसे कि अब कल जो है क्रिप्टो करेंसी है, इसके बारे में कोई डिसीजन मेक नहीं हो पा रहा इसकी अकाउंटिंग में। बाज़ औक़ात इसको करंट एसेट्स में एज्यूम किया जाता है, बाज़ औक़ात इसको फाइनेंशियल एसेट में एज्यूम किया जाता है अंडर स्टैंडर्ड आईएफआरएस 9, बाज़ औक़ात इसको इन्वेंट्री के तौर पर एज्यूम किया जाता है आईएएस 2 में। ठीक है, तो बाज औकात जो है ना इसको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में एज्यूम किया जाता है डिफरेंट स्टैंडर्ड्स के तहत। तो अभी इसके लिए नए स्टैंडर्ड्स की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, क्योंकि ये कहीं पे एडजस्ट नहीं हो रही है। तो ये नया स्टैंडर्ड कैसे बनाते हैं? ठीक है, एक स्टैंडर्ड्स का यानी ड्राफ्ट स्टैंडर्ड बनाते हैं। ठीक है, फिर उस पे ड्राफ्ट से मुराद होता है कि नहीं रफ सा प्रिपेयर करते हैं कि स्टैंडर्ड के रिलेटेड ये यहाँ पे होना चाहिए जी। ठीक है, फिर उससे वो पब्लिक कमेंट्स लेते हैं, जो टॉप लेवल अकाउंटेंट्स यानी काउंटिंग बॉडीज होती हैं ना डिफरेंट कंट्रीज की, तो उनसे कमेंट्स वगैरह लेते हैं, देखते हैं पब्लिक कमेंट्स यहाँ पे क्या आए हैं। अगर वो अच्छे जा रहे हों तो उसको फिर फाइनल शेप दे देते हैं, अगर वो अच्छे नहीं जा रहे हों तो उसमें एडजस्टमेंट करते हैं, फिर दोबारा पब्लिक कमेंट्स यानी लेते हैं, फिर देखते हैं अगर सारे मुतफिक हैं कि ये स्टैंडर्ड इसमें मैच हो रहा है तो ये यानी एलिमेंट जो है, ये आइटम जो है इस स्टैंडर्ड में जाने के काबिल है, तो फिर वो स्टैंडर्ड इंप्लीमेंट हो जाता है। फिर ये कमेटी, कमेटी का क्या सीन होता है? ये कमेटी जो होती है ना, जो अकाउंटिंग रिलेटेड इश्यूज होते हैं ना उन पे एडवाइस करती है। ठीक है, कि ये इस तरीके से होने चाहिए, उनको इंटरप्रेट करती है, उनकी सही से एक्सप्लेनेशन करती है। एडवाइजरी काउंसिल, ये जो होता है ना एजेंडा, एजेंडा के बारे में बताती है कौन कौन से काम पेंडिंग पे हैं, क्या क्या काम कैसे करने हैं। ठीक है, तो ये ओवरऑल बड़े लेवल पे आपको एडवाइस वगैरह करती है। ठीक है, तो ये डिटेल इनकी लिखी हुई है। देखें आईएफआरएस फाउंडेशन क्या क्या करती है। हाई क्वालिटी अंडरस्टैंडेबल इनफोर्सेबल ग्लोबली एक्सेप्टेड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड डेवलप करती है सेट ऑफ। ठीक है, अंडरस्टैंडेबल इनफोर्सेबल जो आप यानी लागू कर सकते हैं, ग्लोबली एक्सेप्टेड फाइनेंस, प्रोमोट देन यूज, यूज। ठीक है, प्रोमोट और इसके यूज को बढ़ाती है। ठीक है, प्रोमोट द यूज। ठीक है, यूज को, रिगोरस एप्लीकेशंस के इनको इस्तेमाल करें बेहतरी है।
ठीक है, टू टेक अकाउंट ऑफ द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग नीड्स ऑफ इमर्जिंग इकोनॉमीज ऑफ स्मॉल एंड मीडियम साइज्ड एंटिटीज। ठीक है, स्मॉल एंड मीडियम साइज्ड एंटिटीज के लिए भी इसके अलग से रूल्स क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग यानी फ्रेमवर्क इसने तैयार किए हुए हैं, तो उनको भी प्रोमोट करती है। ब्रिंग अबाउट कन्वर्जेंस, ठीक है, जैसे मैंने कहा था कि वो नेशनल स्टैंडर्ड सेटर्स के साथ मीटिंग वगैरह सेट करके उनको बताती है कि मुत्फिक होना चाहिए, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है, तो यानी इसकी प्रमोशन के लिए। तो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड क्या करता है, ठीक है, इंडिपेंडेंट स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी ऑफ द फाउंडेशन। स्टैंडर्ड सेटिंग, स्टैंडर्ड को ये सेट करती है बॉडी, ठीक है, इट्स मेंबर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट एंड पब्लिकेशन ऑफ आईएफआरएस। पब्लिकेशन कौन करता है, ये बॉडी करती है, ठीक है, यही तैयार करती है और सेंड करती है, यानी आगे पब्लिसाइज करती है। बोर्ड आल्सो अडॉप्टेड ऑल एग्जिस्टिंग इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, तो ये इसने बना दिया ना, तो इसको सबको फिर फॉलो करना पड़ता है, अपने पिछले जो भी इसने बनाए हुए होते हैं उन सबको देख के ही आगे कोई नया अगर बनाना हो तो करना पड़ता है। ठीक है, तो ऑल नेशनल स्टैंडर्ड सेटर्स कैन इशू डिस्कशन पेपर्स, ये मैंने आपको बताया कि कैसे वो एक बनता है। ऑल ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी स्टैंडर्ड नेशनल स्टैंडर्ड सेटर्स आर रिप्रेजेंटेड ऑन द बोर्ड। ठीक है, ये अब बॉडी कौन सी होती है, अब बॉडी में ये तो नहीं ना यूके के बंदे बैठे हुए हैं सिर्फ और वो सारी दुनिया, बल्कि ये टॉप लेवल कंट्रीज में से टॉप लेवल अकाउंटेंट्स यानी बंदे उठाते हैं जो बहुत ज्यादा क्वालिफाइड होते हैं, उनको लेके आते हैं और एक बॉडी यानी मर्ज होती है, एक बंदा जर्मनी से आ गया, एक बंदा यानी बेल्जियम से, एक इस तरीके से किसी और जगह से, स्वीडन से, एक कनाडा से, एक यानी अर्जेंटीना से, जो जो बॉडीज यानी आपस में एक्सेप्ट करती हैं। ठीक है, उधर से टॉप लेवल बंदे उठा के बॉडी बनाते हैं, तो फिर जो है ये बॉडी वर्क करना स्टार्ट करती है। ठीक है, ऑल नेशनल स्टैंडर्ड सेटर्स कैन इशू डिस्कशन पेपर्स एंड एक्सपोजर ड्राफ्ट्स बाय द बोर्ड फॉर कमिटमेंट इन देयर ओन कंट्रीज। ठीक है, तो हर हर बंदा जो भी नया स्टैंडर्ड इशू करना था अपनी अपनी कंट्रीज में जाके स्टैंडर्ड सेटर्स से उस पे कमेंट्स लेते हैं कि आप इस पे क्या कहते हैं। ठीक है, वो जब कहते हैं ना हाँ ये आपका बेस्ट डिसीजन है, हम भी एग्री हैं, तो फिर वो एक स्टैंडर्ड यानी तैयार होता है आपका। आईएफआरआईसी रिव्यूज वाइड स्प्रेड अकाउंटिंग इश्यूज को ये करती है, ये आपको पता होना चाहिए। मेन मेन बात पूछते हैं आईएफआरआईसी का क्या पर्पस है। ठीक है, एडवाइजरी काउंसिल क्या करती है, एंड प्रोवाइड्स अथॉरिटेटिव गाइडेंस ऑन दिस इश्यूज। ठीक है, कि अपनी अपने मुताबिक जो है ना उन इश्यूज पे गाइड करती है कि इसका ये हल होना चाहिए। ठीक है, तर्जुमानी यानी उसका बताती है, सब कुछ इंटरप्रेट करती है। दीज मीटिंग्स आर ओपन टू द पब्लिक and similar to the board they work closely with national standard setters। ठीक है, तो एफ एडवाइजरी कौन, एडवाइजिंग द बोर्ड ऑन एजेंडा डिसीजंस, यानी क्या क्या काम करने हैं आपने, कौन कौन से क्या क्या स्केड्यूल होना चाहिए उस पे। तो इन्फॉर्मिंग द बोर्ड ऑन द व्यूज ऑफ द काउंसिल कि काउंसिल का क्या ख्याल है, क्या व्यूज हैं कि ये काम किस तरीके से होना चाहिए। तो मेजर स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोजेक्ट्स के हवाले से, गिविंग अदर एडवाइस टू द बोर्ड और टू द ट्रस्टीज, जो भी यानी यहाँ पे इसके रिलेटेड, इस बॉडी के रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो ये है कि कैसे आपका एक आईएफआरएस स्टैंडर्ड तैयार होता है। ठीक है, बता चुका हूँ 2-3 बार। कंपनी ओनरशिप एंड कंट्रोल, ठीक है, ये तो मैंने आप डिटेल से बताया। शेयर होल्डर अलग होते हैं, डायरेक्टर्स अलग होते हैं, मैनेजमेंट, ठीक है, कंट्रोल जो करता है। तो ओनरशिप अलग, कंट्रोल अलग, ऑब्जेक्टिव्स दोनों के सेम नहीं होते। इनका क्या है, इनका ये प्रॉफिट आए और कंपनी अच्छी चले। इनका क्या होता है भाई, इनका होता है यार हमें कुछ मिले, हमारी जेबें भरने हों। तो रियलिटी है ये कंपनी के लिए काम करते हैं, कहते हैं हमारी सैलरीज इंक्रीज हो, हमारा बोनस इंक्रीज हो, तो उस रिलेटेड। ठीक है, तो इन दोनों को मर्ज करने के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस लाई जाती है, ऐसे प्रिंसिपल लाए जाते हैं जिसमें दोनों के जो ऑब्जेक्टिव्स हों वो अलाइन हो जाएं और कंपनी की ग्रोथ हो, और अदर स्टेक होल्डर्स को, जैसे गवर्नमेंट को भी फायदा हो, जो रिलेटिव कम्युनिटी हो उसको फायदा हो, कस्टमर्स को फायदा हो, यानी इन सब चीजों को यहाँ पे देखा जाता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस में। ठीक है, ठीक है, तो ये सब कुछ वही लिखा हुआ है, आपने रीड करना है। थोड़ा सा मैं करवा देता हूँ। कंपनीज अ कॉर्पोरेट बॉडी दैट हैज रजिस्टर्ड इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट यूके में, ठीक है, कंपनीज एक्ट के तहत ही ये बनती है। ओनरशिप ऑफ कंपनी इज प्रो एविडेंस बाय द इशूइंग ऑफ शेयर्स टू द ओनर्स। ठीक है, तो फॉर स्मॉलर एंड मीडियम साइज कंपनीज शेयर होल्डर ही ओनर हो सकते हैं। सॉरी, वो तो ओनर्स होंगे ही होंगे, मतलब शेयर होल्डर्स ही डायरेक्टर्स हो सकते हैं, मैनेजमेंट हो सकते हैं, वही कंपनी रन भी कर सकते हैं।
ठीक है, स्मॉल एंड मीडियम साइज में इतना इशू नहीं होता है, लेकिन जब लार्ज कंपनी होगी तो वहां पे मसला हो जाएगा। Possible for the directors of of the large company publicly listed to own shares in the companies they work for। ठीक है, तो डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी भी जो शेयर्स ओन करते हैं वो डायरेक्टर्स भी हो सकते हैं, लेकिन कितनी, सिर्फ 1% तक, देन लेस देन 1% ऑफ द शेयर्स ऑफ द कंपनी दे वर्क फॉर। ठीक है, तो वो ओनर्स, यानी इतनी वैल्यू नहीं है, 1% शेयर्स हूँ और अब डायरेक्टर्स हैं, तो कोई मसले वाली बात नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी आपकी जो मैं, यानी मतलब जब इतनी बड़ी कंपनी है जिसमें आप सिर्फ 1% शेयर हैं, आप डायरेक्टर्स भी हैं, तो आप अकेले तो कुछ नहीं ना कर सकते, उस कंपनी का कितना बड़ा सिस्टम होगा। जैसे डाइसन कंपनी है, डाइसन पे मैं असाइनमेंट बना रहा था अपनी। ठीक है, डाइसन यूके की कंपनी है, फैमिली ओन्ड बिजनेस है, ये वैक्यूम क्लीनर्स रिलेटेड जो है ना, इसका बिजनेस है। हेयर ड्रायर्स, तो एयर प्योरीफायर्स, हैंड ड्रायर्स और इलेक्ट्रॉनिक अदर इक्विपमेंट्स ये मेड करती है ना। तो ये प्राइवेटली फैमिली ओन्ड बिजनेस है, जेम्स डाइसन, और उसके जो सन्स वगैरह हैं वो भी इसको ऑपरेट कर रहे हैं इस बिजनेस को। तो क्या है, इसकी पूरा एक मैनेजमेंट सिस्टम है। अब जेम्स डाइसन क्या कहते हैं, ये इसका मल्टीनेशनल बिजनेस है, मोर देन 80 कंट्रीज में ये वर्ल्ड वाइड सेपरेट हुआ हुआ है। तो बहुत, ये नहीं, ये रिसर्च और इनोवेशन में बहुत ज्यादा आ गए हैं, यानी वहां पे बहुत एक्सपेंस करते हैं ये। तो ये है कि वो कंपनी, अब वो डाइसन पहले सीईओ था, ठीक है, लेकिन उसने अब वो छोड़ के अब वो इंजीनियरिंग की फील्ड में उसने, यानी वो के डिजाइन में वो इन्वॉल्व हुआ, अब सीईओ किसी और को बनाया हुआ है, सब कंट्रोल, यानी अब अकेले डाइसन या उसका बेटा तो कंपनी पूरी कंट्रोल नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल है, 80 कंट्रीज में अनएक्सेप्ट अनअप्रोचेबल है। ठीक है, तो हर जगह उन्होंने मैनेजमेंट बैठाई हुई है। ठीक है, और वो खुद भी वर्क कर रहे हैं। ये भी एक बहुत लार्ज कंपनी है, लेकिन ये क्या, प्राइवेटली ओन्ड है। जेम्स डाइसन कहता है हम प्राइवेटली ओन्ड हैं, हम हर कुछ अपनी मर्जी से करते हैं, हमें किसी की कोई परवाह नहीं है। ठीक है, तो ये है, तो उनकी भी मैनेजमेंट कंट्रोल जो है, देखे, वो अकेले नहीं कर सकते हैं, मैनेजमेंट उन्होंने बैठाई हुई है। जब वो डिसीजन करता है, चले वो उस अलग बात है, फाइनल डिसीजन वो खुद देता है, लेकिन मैनेजमेंट के साथ वो कंसल्टेशन करता है। ठीक है, क्योंकि वो अकेला कुछ भी नहीं कर सकता, अकेला इतना सिस्टम मैनेज नहीं हो सकता। ठीक है, टिपिकली लार्ज लिस्टेड कंपनीज आर ओन्ड बाय वाइड रेंज ऑफ इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशंस। क्यों? क्योंकि जो लार्ज साइज कंपनीज होती हैं जिनका बहुत ज्यादा रेवेन्यू होता है, वो पेंशन फंड्स वाले इदारे, ट्रस्ट्स जो होती हैं, इन्वेस्टमेंट बैंक्स जो होते हैं, ठीक है, जैसे ये एचबीएल वगैरह एटसेट्रा, जैसे ये हमारा जो गुलपर प्रोजेक्ट बन रहा था ना, ये इसमें देखें इन्वेस्टमेंट किसने किया, एचबीएल की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट थी यहाँ पे। ठीक है, इसी तरीके से ये जो होते हैं डिफरेंट बैंक्स वगैरह कंपनीज के शेयर्स खरीद के इन उसको अपने अंडर किया हुआ होता है ने, ट्रस्ट यहाँ पे यूके में ट्रस्ट सिस्टम होता है कि मिसाल के तौर पर आपके वालदेन जो है ना, आप यूके में आपके वालदेन आपके लिए कुछ पैसा जो है ना ट्रस्ट में जमा करवा देते हैं, और कहते हैं जब हम मरेंगे या इतने साल बाद जो है ना ये पैसे हमारे बच्चों को मिल जाने चाहिए, तो वो ट्रस्ट के पास पैसा होता है, तो ट्रस्ट उस पैसे का क्या करेगी? ठीक है, तो वो इन्वेस्ट करती है उस पैसे, उसको पता है 20 साल बाद देने, तो वो इन्वेस्ट कर देती है पैसे। ठीक है, तो इस तरीके से वो भी इन्वॉल्व हो जाती हैं डिफरेंट काइंड ऑफ शेयर्स कंपनीज ओन करने में। ठीक है, ये सब कुछ लिखा हुआ है, डायरेक्टर्स और ये मैनेजर्स का कॉन्फ्लिक्ट जो आपको बताया है ऊपर, तो ये सब कुछ आपने रीड करना है अच्छे से। ठीक है, वही बातें हैं जो मैंने बताई हैं। करंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इन्वायरमेंट ये है, कंपनीज है इनरॉन एंड वर्ल्ड कॉम एंड एल्बेट वगैरह की। ठीक है, तो ये उन्होंने क्या किया था, एक यानी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी की थी। जैसे मैंने कहा कि डायरेक्टर्स क्या कर सकते हैं, ये भी आपने केस रीड करना है और मुझे इन्फॉर्म करना है, कल मैं ये पूछूंगा भी। ठीक है, ये जो हमारी लाइव क्लास होगी ना, मैं सब कुछ पूछूंगा, तो आपने बताना है बड़े अच्छे से, ये आपने तैयार करना है, इंग्लिश की वर्डिंग समझनी है। ठीक है, फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी डायरेक्टर्स कैसे कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं जी, मैं कहता हूँ, जैन और मालैन डायरेक्टर्स हैं मेरी कंपनी के, मैं कहता हूँ यार इतना प्रॉफिट हुआ ना, तो आपको जो है ना मैं लाख लाख बोनस दे दूंगा। आप क्या करते हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक ऐसी चीज है जिसको आप मोल्ड करके किसी भी जगह पे लेके जा सकते हो, यानी मोल्ड फिर ऐसे तरीके से, क्योंकि ऑडिट भी होता है, ये बड़ा लंबा डायरेक्शन है।
तो ये है कि इन्होंने जो है ना वो फायदा हासिल करने के लिए फिगर्स आगे पीछे करके एडजस्टमेंट करके ना अपनी अकाउंटिंग गलत तरीके से करके प्रॉफिट हाई शो किया है। प्रॉफिट हाई शो किया है, मैं भी खुश और इन्वेस्टर्स ने भी देखा, वो भी मजीद इन्वेस्ट करने लगे इस कंपनी में। ठीक है, तो ये तो एक रोंग हुआ ना, रोंग ट्रीटमेंट की आपने, तो कंपनी का प्रॉफिट असल में उतना हुआ ही नहीं जितना आपने वो फिगर्स में चेंजिंग करके शो करवा दी। तो ये तो सब के लिए बड़ा लॉस हुआ, सिर्फ किस लिए, जैन और मालिन ने अपना बोनस लेने के लिए। ठीक है, तो देखें, albeit a very high profile ones where directors have been convicted of manipulating published results, therefore misleading shareholders often at very सिग्निफिकेंट पर्सनल गेन, सिर्फ जाती मकसद हासिल करने के लिए उन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अमेंड किया। यानी यार प्रॉफिट जो है ना 5 करोड़ शो होगा तो लाख लाख हमें बोनस मिलेगा, बस प्रॉफिट शो करवा दो। तो ऐसे केसेस होते हैं, जब आप आगे स्किल्स लेवल में पी लेवल में जाएंगे ना, ऐसे केसेस यानी आपको सॉल्व करने पड़ते हैं। cases only serve to exacerbate the problem of shareholder, यानी ऐसी प्रॉब्लम जो है ना शेयर होल्डर्स और क्या कहते हैं, यानी अब देखिए कंपनी लॉस में जा रही है, आप उसको प्रॉफिट में शो कर रहे हैं, कंपनी की ग्रोथ स्टॉप हो रही है। ठीक है, शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट मिलेगा ही नहीं, डिविडेंड कैसे मिलेंगे भाई, कंपनी के पास कैश ही नहीं है, सिर्फ वो प्रॉफिट लिखा हुआ आ रहा है, तो डिविडेंड हाक दोगे, डिविडेंड होता है जो शेयर होल्डर्स का हिस्सा होता है। ठीक है, तो वो उनको नहीं मिलेगा। अंडरस्टूड। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस देखें, ये वो वाला सिस्टम है जो इस कॉन्फ्लिक्ट को मिनिमाइज करता है और कंपनी को बेस्ट वे में ऑपरेट करवाता है। ठीक है, द सिस्टम बाय विच कंपनीज आर डायरेक्टेड एंड कंट्रोल्ड बाय द इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स एंड इन रिलेशन टू दो स्टेक होल्डर्स बियॉन्ड द कंपनी बाउंड्रीज। ठीक है, सब इंटरेस्ट से मुराद होता है यानी सब लोगों की इंटरेस्ट के हवाले से, यानी शेयर होल्डर क्या चाहता है, अदर स्टेक होल्डर्स क्या चाहते हैं, तो सब के रिलेटेड जो है ना बेस्ट होता है। ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऐसे प्रिंसिपल्स आपको बताती है, ऐसी डायरेक्शंस आपको देती है। ठीक है, कि आपने ये फॉलो करना है, ऐसा होगा। पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ, ठीक है, बेसिक पर्पस ऑफ इज टू मॉनिटर, मॉनिटर किस पार्टीज को, मैनेजमेंट को मॉनिटर करना भाई, ये सही करके अकाउंटिंग कर रही है कि नहीं कर रही है, कैसे मॉनिटर होगा, इंटरनल कंट्रोल से। इंटरनल कंट्रोल्स आपने अच्छे लगाने हैं, इंटरनल ऑडिट होना चाहिए, इंटरनल ऑडिट के बाद पब्लिक कंपनी का एक्सटर्नल ऑडिट होता है। ऑडिट से मुराद जांच बीन करना कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन्होंने सही बनाई हुई, सारी वर्किंग यहाँ पे सही हो रही है कि नहीं हो रही है, इनको मॉनिटर्स करना। ठीक है, तो फिर जो है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ साउंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज टू कंट्रीब्यूट टू द इम्प्रूव्ड कॉर्पोरेशन परफॉर्मेंस एंड अकाउंटेबिलिटी इन क्रिएटिंग लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर वैल्यू। ठीक है, पर्पस क्या है, मकसद क्या है कॉर्पोरेट गवर्नेंस के प्रिंसिपल को, कि मैनेजमेंट को देखना, डायरेक्टर्स को देखना कि वो सही तरीके से काम कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है, इससे हमें हासिल क्या होगा, नतीजा क्या होगा, हमारा मकसद इससे ये है कि कंपनी की परफॉर्मेंस बेटर करना। ठीक है, शेयर होल्डर्स की वैल्यू इंक्रीज करना। ठीक है, पर्पसेस मॉनिटर दोज पार्टीज, इस ऑब्जेक्टिव परफॉर्मेंस और अकाउंटेबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर वैल्यू इंक्रीज करना। सपोर्टिंग इंश्योर देयर इज अ सुटेबल बैलेंस ऑफ पावर ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, पावर ऑन द बोर्ड ऑफ एग्जेक्टिव भी हैं, नॉन एग्जेक्टिव भी हैं। ठीक है, अब एग्जेक्टिव डायरेक्टर सिर्फ ये अपनी रिम्यूनरेशन जो है सेट नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर का सेट है जो इनकी रिम्यूनरेशन यानी सैलरीज वगैरह सेट करता है। ठीक है, ये नहीं कि ये एग्जेक्टिव जो डे टू डे रन बिजनेस करते हैं वही सब कुछ कर रहे हैं। मेक द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉनिटरिंग एंड मैनेजिंग रिस्क, के ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिस्क वगैरह मैनेज कर रहे हैं बिजनेस का। ठीक है, फिर इन शॉर्ट एक्सटर्नल ऑडिटर्स रिमेन इंडिपेंडेंट एंड फ्री फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ द कंपनी। एक्सटर्नल ऑडिटर्स जो आए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चेक करने, वो भी इंडिपेंडेंट हैं, उनको किसी किस्म की थ्रेट तो नहीं है। ये तो नहीं कि मालेन का भाई जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट है और मालेन की कंपनी में आके जो है वो ऑडिट कर रहा है, तो ऐसा नहीं होता। जब आप आगे पढ़ेंगे ना ऑडिट भी, तो कोई भी रिलेटिव्स आपका नहीं, क्योंकि वो इंटरेस्ट में, मालेन के इंटरेस्ट में डिसीजन दे सकता है, यार मालेन की कंपनी है ये गलत कर रही है, लेकिन अब क्या करूं, कंपनी बैन हो जाएगी, मालेन का बिजनेस फ्लॉप हो जाएगा। ठीक है, तो वो फिर रॉन्ग डिसीजन दे सकता है रिलेशन की बेस पे। तो ऐसे बंदे आगे चेक करें जो बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो, जिनका मालेन से कोई कंसर्न ही ना हो, जो फेयर बेसिस पे डिसीजन करें। एड्रेस द अदर इश्यूज, बिजनेस बिजनेस एथिक्स, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एथिक्स को फॉलो करें। ठीक है, प्रोफेशनल बिहेवियर को फॉलो करें। ठीक है, कॉन्फिडेंशियलिटी को फॉलो करें, ऑनेस्टी को फॉलो करें, ये एथिक्स होते हैं, ये भी आप आगे पढ़ेंगे।
ठीक है, एसीसीए में ये 5 किस्म के एथिक्स होते हैं। प्रोफेशनल बिहेवियर, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस होनी चाहिए बंदे में, ठीक है, कंपनी में। तो ये जो है ऑनेस्टी होनी चाहिए, इंटेग्रिटी होनी चाहिए। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, सोशली कंपनी किस किस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्या क्या करेगी, कम्युनिटी को बेहतरी के लिए देखे, कस्टमर्स की क्वालिटी पे प्रायोरिटाइज करे, ग्रीन इन्वायरमेंट पे प्रायोरिटाइज करे, ठीक है। एंड प्रोटेक्शन ऑफ विसल ब्लोवर्स, विसल ब्लोवर्स कौन से होते हैं? जैसे मालैंड एंड जैन गलत अकाउंटिंग कर रहे थे, मैं एज अ एम्प्लॉय था वहां पे, सीनियर अकाउंटेंट था, ये फाइनेंशियल डायरेक्टर्स थे, ठीक है, इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रॉन्ग थी, मैं इनसे गो थ्रू हुआ तो मुझे पता चला ये रॉन्ग अकाउंटिंग कर रहे हैं, मैंने इनको कहा सर ये आपने रॉन्ग की है, इसने कहा खामोश, किसी को बताना नहीं है, ठीक है। तो मैं अब जो है मैं अब क्या करूं, किसको बता सकता हूँ? एक ऑडिट कमेटी होती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी, ये भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस का प्रिंसिपल होता है कि ऑडिट कमेटी हो जो इंडिपेंडेंट हो, जिसको बताया जाए तो वो सिर्फ अपने एग्जैक्ट फैसला करे, यानी ठीक है। जिस तो विसल ब्लोअर्स, अब मेरा काम क्या है, मैं ऑडिट कमेटी के पास जाऊं तो उसको बताऊं कि कंपनी में गड़बड़ हो रही है, ये ऐसा ऐसा काम कर रहे हैं। अब अगर ये फाइनेंशियल डायरेक्टर्स हैं, ये अगर गफला कर रहे हैं, समझ लें करोड़ों के हिसाब से 10 से 20 करोड़ का ये कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, तो अब मैं जाके इनका ये कंपनीज के लिए बहुत गलत है जी, ऑडिट कमेटी को बताऊंगा। जब इनको पता लगे कि मैंने शिकायत की तो मैं बच सकता हूं, ये तो मेरी जान तक लेने पे आ सकते हैं। तो ये रियलिटी वाले केस हैं, ऐसा होता भी है कंपनीज में, ठीक है। तो ये मैंने जो खबर इन तक पहुंचाई है ना, प्रोटेक्ट करना कि ऑडिट कमेटी किसी भी तरीके से ये बात लीक ना होने दे कि इस बंदे ने ये खबर पहुंचाई है या किसने पहुंचाई है, किसी को कुछ पता ना लगे, ठीक है। तो विसल ब्लोअर्स की प्रोटेक्शन होनी चाहिए, ठीक है। तो सपोर्टिंग ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है, इंक्रीज लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस हो जाए, ठीक है, इंश्योर द कंपनी इज रन इन अ लीगल एंड एथिकल मैनर, बिल्ड इन कंट्रोल, यानी सब कुछ के सब की बेहतरी के लिए हो। नीड फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्यों? इफेक्टिव मैनेजमेंट, इफेक्टिव सिस्टम्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल, ओवरसाइट ऑफ मैनेजमेंट बाय नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स जो होता है ना, एनईडी, जैसे ऑक्सफोर्ड का वाइस चांसलर इमरान खान था, ठीक है, इस तरीके से ये नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं जो सिर्फ यानी डे टू डे रनिंग में इन्वॉल्व नहीं होते, बस बड़े से जाके जो है ना बड़े लेवल के, जब एक आध को एनुअल जनरल मीटिंग होती है या कोई बहुत सीरियस केसेस होते हैं तो ये वहां पे जाते अटेंड करते हैं और ये मिलके फिर उस बात पे डिसीजन करते हैं। फिर अप्रेजल ऑफ डायरेक्टर परफॉर्मेंस, फिर रिम्यूनरेशन ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। अप्रेजल यानी उसको दाद तहसीन डायरेक्टर की परफॉर्मेंस की बेस पे दी जाए कि वाकई अच्छी है तो उसको बोनस वगैरह मिले, फिर रिम्यूनरेशन उसको सैलरी वगैरह फेयर मिले, फिर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होनी चाहिए जी, आप अकाउंटिंग वगैरह करें वो फेयर होनी चाहिए। कंस्ट्रक्टिव रिलेशनशिप्स विद शेयर होल्डर, शेयर होल्डर्स के साथ आपका रिलेशनशिप ऐसा हो जो कंस्ट्रक्टिव हो, कंपनी की भी ग्रोथ हो और शेयर होल्डर्स की भी ग्रोथ हो, ऐसा नहीं कि कंपनी ग्रोथ हो रही हो और ये शेयर होल्डर्स की ग्रोथ हो रही हो, या शेयर होल्डर्स को डी ग्रोथ किया जा रहा हो तो कंपनीज की ग्रोथ अप जा रही हो, ठीक है। तो directors of a company are responsible for preparing various documents and reports. One of the most important report is financial statements, ठीक है, कि स्टेक होल्डर्स के लिए अकाउंटेबिलिटी के लिए क्या करना पड़ता है, डायरेक्टर्स को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना पड़ती हैं, जिसमें स्टेक होल्डर्स में क्या क्या आ जाता है, गवर्नमेंट, ठीक है, कम्युनिटी, कस्टमर्स, सप्लायर्स, लेंडर्स जो आपको उधार देने वाले बैंक इंस्टीट्यूशन, शेयर होल्डर्स खुद, ठीक है। तो बहुत सारे आ जाते हैं। तो दीज प्रोवाइड अ समरी ऑफ द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड पोजीशन ऑफ द बिजनेस, ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, तो दिस इंफॉर्मेशन इज क्रूशियल फॉर शेयर होल्डर्स के लिए भी क्रूशियल होती है, नीड टू बी एबल टू असेस द सक्सेस ऑफ द बिजनेस ड्यूरिंग द फाइनेंशियल पीरियड एंड इफेक्ट दिस हैज हैड ऑन देयर पर्सनल वेल्थ, ठीक है, देखते हैं कि उनकी पर्सनल वेल्थ कैसे इंक्रीज हो रही है, क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है उनके बिजनेस पे, ओवरऑल उनके प्रॉफिट ग्रोथ पे। तो दूसरी बात, गवर्नमेंट कैसे इम्पैक्ट करेगी, गवर्नमेंट को क्या नीड है, गवर्नमेंट को क्या नीड है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की? भाई साहब के इन्होंने अकाउंटिंग सही की हुई है, क्या ये इनका प्रॉफिट जो है यही बनता है जो इन्होंने बताया हुआ है, ये उस पे टैक्स पे कर रहे हैं, ठीक है। तो डायरेक्टर्स ऑफ ए कंपनी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग दैट कंपनी हैज एन इफेक्टिव सिस्टम इन प्लेस for adequately identifying, recording and summarizing all the transactions during the year, ठीक है। डायरेक्टर्स के पास ऐसा ऐसे सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं जिससे सारे की सारी ट्रांजैक्शन राइट वे में हो रही है, ये रीड कर लीजिएगा।
तो एग्जांपल्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ठीक है, 5 एरियाज ऑफ गवर्नेंस पे गाइडेंस देती है कि क्या लीडरशिप ऑफ द कंपनी, इफेक्टिवनेस ऑफ द बोर्ड, अकाउंटेबिलिटी ऑफ द बोर्ड, रिम्यूनरेशन ऑफ द बोर्ड एंड बोर्ड रिलेशंस विद शेयर होल्डर्स। क्या कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट जो होती है, ठीक है, तो यूके में ये होता है कि कंपनीज को UK have to submit a report stating that they have complied with provisions of code and statement of compliance with the code। यानी कोड कौन सा, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के कोड को कंपनी ने फॉलो किया है, ठीक है। अब मैं डाइसन की कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में पढ़ रहा था ना, तो उस पे ये सब उसने लीडरशिप ऑफ कंपनी यानी कैसी चल रही है, कौन कौन से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, कितने NED हैं, कैसे चल रहा है, इफेक्टिवनेस ऑफ द बोर्ड, बोर्ड कैसे काम कर रहा है, ठीक है, क्या क्या अचीव हुआ है, अकाउंटेबिलिटी ऑफ द बोर्ड, बोर्ड किस किस को जवाब देने के लिए अकाउंटेबल है, रिम्यूनरेशन, डायरेक्टर्स फेयरली रिम्यूनरेटेड हैं कि नहीं, बोर्ड रिलेशंस विद शेयर होल्डर्स, ठीक है, क्या शेयर होल्डर्स ही डायरेक्टर्स हैं, या डायरेक्टर्स का क्या क्या रिलेशन है शेयर होल्डर से, ठीक है, ये सब कुछ उस स्टेटमेंट में मेंशन होता है। अब ये US सार्बेन्स ऑक्सले एक्ट, ये भी यूके में थोड़ा सा इम्पैक्ट करता है। तो ये क्या होता है, इंशरेंट इन लॉ मीनिंग कंप्लायंस इज कंपल्सरी एंड फेलियर टू कंप्लाई, ठीक है। US में जो होता है ना, कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो होती है वो लॉ में इंशरेंट हो जाती है। इंशरेंट से मुराद मतलब उसमें ही मिली हुई होती है, लॉ में एक किस्म का लॉ ही होता है कि आपने कॉर्पोरेट गवर्नेंस को फॉलो मस्ट ही करना है। अदरवाइज आप अगर ये नहीं करोगे तो क्रिमिनल कन्विक्शन, आप मुजरिम होगे, ठीक है। तो द एक्ट इन्फोर्सेस साउंड सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल होने चाहिए, क्लियर डॉक्यूमेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल प्रोसेसेस होने चाहिए, एविडेंस दैट मैनेजमेंट हैड इवैल्यूएटेड द एडुकेसी एंड डिजाइन ऑफ सिस्टम्स एंड कंट्रोल्स। जो इंटरनल कंट्रोल्स आपने रखे हुए हैं वो अच्छे तरीके से वर्क कर रहे हैं, उनका डिजाइन बहुत अच्छा है। डिजाइन से मुराद यानी वो ऐसे इंटरनल कंट्रोल हैं जो बिल्कुल बहुत अच्छे हैं, ठीक है। एविडेंस दैट द ऑडिटर हैज इवेल्युएटेड, ये कौन से होते हैं इंटरनल कंट्रोल्स, FA1 में भी आपने पढ़े हुए हैं, ठीक है। सिग्नेचर वगैरह याद आया, कोई अथोराइजेशन वगैरह, ठीक है। मॉनिटरिंग अच्छे से करना, कौन सा पैसा किधर जा रहा है, बड़ी अमाउंट पे अच्छे तरीके से कवर करना, किसी को आप टिकट दे रहे हो यानी बिजनेस ट्रैवल पर्पस के लिए, तो वो उसके बारे में देखना, सब कुछ ये कंट्रोल्स में आता है। फंडामेंटल एम ऑफ द एक्ट इज टू प्रोवाइड, क्या है यानी management board and audit committee and its owners and other stakeholders with a reasonable basis to rely on the company financial statements, ठीक है, कि एक ये सब रीजनेबल बेसिस दें, रीजनेबल बेसिस होनी चाहिए कि जिसकी वजह से कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे रिलाई किया जा सके, ठीक है। यानी ये चीज आपके लिए जो कोड होते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस के, ये आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, कंपनीज की ओवरऑल परफॉर्मेंस को, सबके ऑब्जेक्टिव्स को ये पूरा कर रही होती है, ठीक है। ठीक है, चलिए ये चैप्टर एंड होता है। तो ब्रीफली डिस्क्राइब द कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ये चैप्टर आपने पढ़ गए, तो ये ब्रीफली डिस्क्राइब करना है। अदर भी MCQs वगैरह मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है। यहाँ पे भी, यहाँ पे चलो चले इसके नहीं है इतने। टेस्ट यू अंडरस्टैंडिंग 1 है, ये आपने कर लेनी है। अच्छा ये तो आंसर आ गया इधर, ठीक है। तो ये अच्छे से करना है आपने, तो दूसरा लेक्चर्स भी आपको जल्द मिलेगा, ठीक है। तो ये अच्छे से कवर होना चाहिए। आई डिड नॉट स्किप एनीथिंग एंड आई होप यू विल डू इट इन द बेस्ट वे एंड यू विल मेमोराइज इट, ठीक है। कि इसमें क्या क्या प्रिंसिपल्स, कौन कौन क्या क्या काम करता है, बड़ा ज़रूरी है। बेसिक आपको ये कॉन्सेप्ट यानी भूलना नहीं चाहिए कि क्यों क्यों किस लिए ज़रूरी होती है, ठीक है। कल हम फिर फर्स्ट चैप्टर इंशाल्लाह पढ़ेंगे, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।